हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss partners and their relation in an LLP firm. तो अब इससे पहले वाले वीडियोस में हम अकाउंट्स, ऑडिट एंड टैक्सेशन ऑफ LLP डिस्कस कर चुके हैं और अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन एक LLP फर्म का पार्टनर बन सकता है और क्या एलिजिबिलिटी होगी उसके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पर हम पहले एलिजिबिलिटी डिस्कस करेंगे कि किसी भी LLP फर्म में पार्टनर बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है जो यहाँ पर किसी भी पार्टनर को फुलफिल करने पड़ते हैं, तभी उसके बाद वो एक LLP फर्म का पार्टनर बन सकता है। तो अब एन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो LLP फर्म का पार्टनर बन पाएगा। एंड इंडियन कंपनी, कोई इंडियन कंपनी भी बन सकती है LLP में पार्टनर। एनी अदर LLP, कोई अगर दूसरी LLP फर्म है तो वो किसी एक LLP फर्म के लिए एज पार्टनर जो है वो फंक्शन कर सकती है। अ फॉरेन LLP, कोई भी फॉरेन कंट्री में अगर कोई LLP फर्म है तो वो किसी भी होस्ट कंट्री में जो है वो एज पार्टनर काम कर सकती है, या फिर अ फॉरेन कंपनी भी यहाँ पर LLP फर्म में पार्टनर बन सकती है। तो अगर कोई ऐसी फर्म्स हैं जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई हैं, जैसे हमने यहाँ पर फॉरेन LLP या फिर फॉरेन कंपनीज़ के केस में देखा, तो ये फर्म्स भी जो हैं वो एक LLP फर्म में एज पार्टनर जो है वो काम कर सकती हैं, पार्टनर बन सकती हैं वहाँ पर। तो यही एलिजिबिलिटी कंडीशन है यहाँ पर किसी भी LLP फर्म के पार्टनर बनने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन। अब क्या डिस्क्वालिफिकेशन होती है, कब हम किसी एक पर्सन को डिस्क्वालिफाइड मानेंगे कि वो यहाँ पर एक LLP फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता, वो पार्टनर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड है। तो फाउंड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर कोई भी एक पर्सन ऐसा है जो कि अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर हो जाता है बाय कोर्ट, तो उसके बाद वो पर्सन जो है वो LLP फर्म में एज पार्टनर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट अप्लाइड टू बी एडजज्ड इंसॉल्वेंट, तो ऐसे इंसॉल्वेंट पर्सन्स जो हैं वो भी एक LLP फर्म में पार्टनर नहीं बन सकते। हम ये टर्म्स डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और एडजज्ड इंसॉल्वेंट टर्म को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यही 3 काइंड ऑफ पर्सन्स जो हैं वो यहाँ पर LLP फर्म के पार्टनर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड होते हैं कि यहाँ पर एक अनसाउंड माइंड का पर्सन, कोई भी इंसॉल्वेंट जो है उस पर्सन को भी हम LLP फर्म में पार्टनर नहीं बना सकते। अब यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट हम देखेंगे कि कोई भी LLP फर्म जो है उसमें मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या होती है पार्टनर्स की। तो अब यहाँ पे मिनिमम लिमिट है 2 पार्टनर्स, मतलब मिनिमम 2 पार्टनर्स से भी हम कोई भी LLP फर्म जो है उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट है नो लिमिट, मतलब कि कोई मैक्सिमम लिमिट है ही नहीं, यहाँ पर कितने भी पार्टनर्स जो हैं वो एक LLP फर्म में पार्टनर्स बन सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मिनिमम 2 और मैक्सिमम यहाँ पर लिमिट है ही नहीं कि कितने पार्टनर्स बनेंगे। यहाँ पर अनलिमिटेड पार्टनर्स भी जो हैं वो एक LLP फर्म में पार्टनर्स बन सकते हैं। तो अब यहाँ पे है DPIN। तो अब ये टर्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP डिस्कस किया था। तो अब DPIN का मतलब है यहाँ पर डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो वहाँ पर उसके डायरेक्टर को एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो इशू होता है। वैसे ही यहाँ पर जब एक LLP फर्म इनकॉर्पोरेट होती है तो उस टाइम पर यहाँ पर डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो इशू होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को। तो अब मीन्स एन आइडेंटिफिकेशन नंबर विच सेंट्रल गवर्नमेंट में अलॉट टू एनी इंडिविजुअल इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ LLP। अब जो भी पर्सन जो है अगर वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है LLP फर्म में, तो यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर ही उस LLP फर्म का जब इनकॉर्पोरेशन हो रहा होगा, मतलब जब वो रजिस्टर हो रही होगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास, तो उस टाइम पर यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल जो है अगर वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है किसी भी LLP फर्म में, तो उस पर्सन को हम एक DPIN इशू करते हैं जो डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो जो LLP फर्म है वो रजिस्टर्ड है।
तो इसीलिए यही रूल है यहाँ पर DPIN का। जो भी एक LLP फॉर्म जब इनकॉर्पोरेट होती है तो उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को इशू होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ कैन अ पर्सन बिकम पार्टनर ऑफ एन LLP। अब कोई भी एक पर्सन जो है वो LLP का पार्टनर कैसे बन सकता है, तो अब उसको डिस्कस करते हैं। द पर्सन हु सब्सक्राइब देयर नेम्स टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP शेल बी पार्टनर्स ऑफ LLP। मतलब अब वो पर्सन्स जिन्होंने भी अपना नाम जो है वो सब्सक्राइब किया होगा, किस टाइम पर, जब वो LLP फॉर्म जो है जब वो इनकॉर्पोरेट हो रही होगी। तो हम ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अब जो सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी एक LLP फॉर्म की, वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में यहाँ पर किसी भी LLP फॉर्म को अगर उसे रजिस्टर होना है, इनकॉर्पोरेट होना है, तो उसे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करने पड़ते हैं। तो उसी टाइम पर अगर जो पर्सन पार्टनर बनना चाहता है LLP फॉर्म में, अगर वो ऐसा सब्सक्राइब करता है अपना नेम, तो उसी टाइम पर वही पर्सन जो है वो LLP का पार्टनर बन पाएगा जब वो इनकॉर्पोरेट हो रही है। न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ LLP अग्रीमेंट। अब यहाँ पर कोई नया पार्टनर भी जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है जब LLP फॉर्म इनकॉर्पोरेट हो चुकी है उसके बाद भी। लेट्स से अब यहाँ पर जब वो LLP फॉर्म इनकॉर्पोरेट हो रही थी, जब वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अपना रजिस्टर करवा रही थी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास, तो उस टाइम पर वो पार्टनर जो है उसे नहीं पता था। मतलब हो सकता है किसी भी रीज़न की वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, पार्टनर नहीं बन पाया LLP फॉर्म में, और उसके बाद वो LLP फॉर्म जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है। और अब उसके बाद वो पार्टनर जो है अब वो LLP का पार्ट बनना चाहता है, तो फिर उस केस में वो न्यू पार्टनर भी जो है उसको भी एडमिट कर सकते हैं हम। अब उसको टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होंगी LLP फॉर्म की उसके अकॉर्डिंग ही पार्टिसिपेट करवाया जाएगा LLP फॉर्म में। और इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि यहाँ पर सारे ही पार्टनर्स की LLP फॉर्म में जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी कंसेंट के बिना किसी भी नए पार्टनर को यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं कर सकता कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टनर। तो इसीलिए यहाँ पर कंसेंट होनी चाहिए, LLP अग्रीमेंट में ऐसा अग्री होना चाहिए कि हम फ्यूचर में कोई न्यू पार्टनर जो है उसको एडमिट कर पाएंगे। कंटेन्स प्रोविजन ऑफ LLP राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स इन रिलेशन टू LLP। अब जो LLP अग्रीमेंट है तो यहाँ पर जैसे पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है, जो पार्टनर इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर ही अग्री कर लेते हैं कि कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, कितना कैपिटल होगा, क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ होंगे पार्टनर्स के, तो वैसे ही यहाँ पर LLP अग्रीमेंट होता है जैसे पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता था। तो इस LLP अग्रीमेंट में भी प्रोविजंस होते हैं LLP के, राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं पार्टनर्स की इन रिलेशन टू LLP। तो ऐसे ही LLP अग्रीमेंट में अगर ऐसा लिखा है कि कोई भी न्यू पार्टनर जो है वो एंटर हो सकता है और क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम किसी भी एक न्यू पार्टनर को एंटर करवा सकते हैं किसी भी LLP फॉर्म में। और यहाँ पर ये कंपलसरी या मैंडेटरी कंडीशन है कि यहाँ पर सारे ही पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए कि हम एक न्यू पार्टनर को अब यहाँ पर एडमिट करना चाहते हैं LLP फॉर्म के अंदर। तो अब ये तो हमने देखा कि कैसे एक पार्टनर, एक पर्सन जो है वो पार्टनर बन सकता है LLP फॉर्म में, और हमने यहाँ पर DPIN और मिनिमम और मैक्सिमम जितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं वो डिस्कस किया। डिस्क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी भी हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हम LLP एक्ट 2008 का शेड्यूल 1 डिस्कस करेंगे जिसमें राइट्स एंड ड्यूटीज़ होते हैं जो भी पार्टनर्स हैं उनके। लेकिन हमें यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि अब ये शेड्यूल 1 कब एप्लीकेबल होता है। तो शेड्यूल 1 तभी एप्लीकेबल होगा जब यहाँ पर कोई भी LLP अग्रीमेंट नहीं होगा। मतलब इन दी एब्सेंस ऑफ LLP अग्रीमेंट ही हम ये मानते हैं कि यहाँ पर हम शेड्यूल 1 को फॉलो करेंगे अगर पार्टनर्स ने पहले ही कुछ अग्री नहीं किया है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर ही। तो यहाँ पर सारे जो प्रोविजंस होंगे वो शेड्यूल 1 के हिसाब से फॉलो होंगे। तो अब क्या कहता है शेड्यूल 1? कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग मैटर्स रिलेटिंग टू म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। अब जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ होंगे पार्टनर्स के, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो यहाँ पर शेड्यूल 1 में प्रेजेंट होते हैं LLP एक्ट 2008 के। तो अब एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ LLP अग्रीमेंट, तो ये एप्लीकेबल होता है जब यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में कोई भी LLP अग्रीमेंट नहीं बना होता इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर। तो अब ये जो शेड्यूल 1 है इसका पर्पज़ ये है कि बाद में ताकि कोई डिस्प्यूट ना आ जाए पार्टनर्स के बीच में, तो इसीलिए हम इसको फॉलो करते हैं, शेड्यूल 1 को फॉलो करते हैं। और अगर पार्टनर्स पहले से ही कुछ अपने प्रोविजंस बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे LLP अग्रीमेंट के अंदर बना सकते हैं। तो
अब यहाँ पे हम 11 पॉइंट्स में इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, ऑल द पार्टनर्स ऑफ एन एलएलपी एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली इन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एन एलएलपी। अब यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं एलएलपी फॉर्म के, वो जो प्रॉफिट होगा और कैपिटल होगी या फिर लॉस होगा, वो उसको इक्वली शेयर करते हैं, इक्वली उनमें बटेगा वो प्रॉफिट। तो हमने ये पार्टनरशिप में ही देखा था कि जब यहाँ पर पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है वो नहीं होता तो हम ये मानते हैं कि इक्वली शेयर होगा सारे पार्टनर्स में प्रॉफिट। तो सेम यहाँ पर एलएलपी के साथ भी है, सेम ही केस है यहाँ पर भी कि यहाँ पर भी इक्वली शेयर होंगे, प्रॉफिट भी और कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर पार्टनर्स को इक्वली ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, एलएलपी शेयर इंडेमनिफाई ईच पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड एंड पर्सनल लायबिलिटी इनकर्ड बाय हिम। अब यहाँ पर जो एलएलपी है उसको इंडेमनिफाई करना पड़ेगा, मतलब उसको जो भी लॉसेस होंगे एलएलपी फर्म को उसे रिकवर करना होगा या फिर उसको कंपनसेट करना होगा पार्टनर को, अगर उस पर्टिकुलर पार्टनर ने कोई पेमेंट करी है। किस रिस्पेक्ट में? अगर उसने पर्सनल लायबिलिटी अगर उसकी कुछ बनती है और उसके बाद उसने कुछ पेमेंट किया है एलएलपी फर्म के बिहाफ पर, तो उसके बाद फिर यहाँ पर जो भी उसने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं तो यहाँ पर एलएलपी फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उस पार्टनर को इंडेमनीफाई करे। नेक्स्ट है, एवरी पार्टनर शेल इंडेमनीफाई द एलएलपी एंड बी अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। मतलब यहाँ पर अब ऐसा भी है कि हर पार्टनर को एलएलपी फर्म को भी इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। अब इस केस में उल्टा है कि अगर यहाँ पर एलएलपी फर्म ने कोई पेमेंट करी है पार्टनर्स के बिहाफ पर, तो फिर पार्टनर्स को यहाँ पे इंडेमनीफाई करना पड़ेगा एलएलपी फर्म को। तो अब ये जो टर्म है इंडेमनीफाई, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो इसका बेसिक मतलब है कि यहाँ पर जो भी लॉसेस इनकर होंगे वो रिकवर हम किससे करवा पाएंगे? पार्टनर्स से। तो एलएलपी फर्म को अगर कोई लॉस होता है तो वो यहाँ पर पार्टनर्स उसको कंपनसेट करेंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, नो पर्सन शेल बी इंट्रोड्यूस एज पार्टनर विदाउट कंसेंट। तो मतलब अगर यहाँ पे कोई भी न्यू पार्टनर अगर पार्टनरशिप फॉर्म में एलएलपी फॉर्म में एंटर होना चाहता है तो वो यहाँ पर बिना पार्टनर्स की कंसेंट के एंटर नहीं हो पाएगा। वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स जो हैं वो अग्री होने चाहिए। और अगर ऐसा भी होता है कि एक भी पार्टनर अगर ऐसा कहता है कि उसे पर्टिकुलर पार्टनर को एंटर नहीं करवाना है एलएलपी फॉर्म में, तो फिर वो जो न्यू पार्टनर होगा वो एंटर नहीं हो पाएगा, किसी भी एलएलपी फॉर्म का जो है वो पार्ट नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है, नो रेम्यूनरेशन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो अब यहीं पर हमने देखा था, हमने थर्ड पॉइंट में ही देखा था कि यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं वो मैनेजमेंट का भी पार्ट बन सकते हैं। एलएलपी फर्म की जो मैनेजमेंट है कोई भी पार्टनर जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर अब उनको रेम्यूनरेशन के लिए वो डिमांड नहीं कर सकते कि क्योंकि वो मैनेजमेंट का पार्ट हैं तो उन्हें रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर, एनी मैटर रिलेटिंग टू एलएलपी शेल बी डिसाइडेड बाय रेजोल्यूशन। तो अब अगर यहाँ पे कोई ऐसा मैटर आता है जिस पे यहाँ पर एलएलपी फर्म को कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं तो वो डिसीजन अब एलएलपी जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करके ही ले पाएगी। यहाँ पर एलएलपी फर्म को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि वो ये एक पर्टिकुलर डिसीजन जो है वो ले रही है। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी डिसीजन जो है वो एलएलपी फर्म अगर उसे बाद में लेना पड़ता है तो वो एक रेजोल्यूशन पास करके ही ले पाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, डिसीजन टेकन बाय एलएलपी शुड बी रिकॉर्डेड इन दी मिनट्स विद इन 30 days ऑफ टेकिंग सच डिसीजन केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस। तो अब यहाँ पर अगर कोई भी एलएलपी अगर कोई भी डिसीजन लेती है तो उसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जो भी मिनट्स होते हैं, मतलब मीटिंग के कुछ मिनट्स होते हैं जो कि बाद में लिए जाते हैं कि क्या हमने उस मीटिंग में डिसाइड किया है, तो उन मिनट्स में रिकॉर्डेड होने चाहिए वो सारे डिसीजन जो भी एलएलपी ने अपनी मीटिंग में लिए हैं। और अब वो 30 days के अंदर अंदर ही उसको उन डिसीजंस को रिकॉर्ड करना होता है यहाँ पर एलएलपी को, और उन डिसीजंस को यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना होता है। रिटर्न में उनको यहाँ पर उन डिसीजंस को रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना पड़ता है ताकि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है वो उसको इन्वेस्टिगेट कर पाए अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आगे पड़ती है तो। नेक्स्ट है यहाँ पे, फुल डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स रिलेटिंग टू एलएलपी। तो अब यहाँ पे फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। यहाँ पर हमें जो मटेरियल फैक्ट्स हैं उनको डिस्क्लोज करना होता है ताकि हम कोई फ्रॉड या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन को अवॉइड कर पाएँ। तो ऐसे ही यहाँ पर एलएलपी फर्म को भी सारे डिस्क्लोज करने होते हैं जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं। तो अब 9th पॉइंट है यहाँ पर, नो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स शेल एक्सपेल एनी पार्टनर फ्रॉम एलएलपी। तो अब अगर मान लेते हैं यहाँ पर 5 पार्टनर्स हैं और उनमें से
3 पार्टनर्स ऐसा बोलते हैं कि हम एक पर्टिकुलर पार्टनर को एक्सपेल करना चाहते हैं, मतलब निकालना चाहते हैं एलएलपी फॉर्म से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यही यहाँ पर लिखा है कि कोई भी ऐसी मेजॉरिटी जो है पार्टनर्स की, वो किसी भी एक पार्टनर को एक्सपेल नहीं कर सकती एलएलपी फॉर्म से। नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्प्यूट शेल बी रिजॉल्व्ड एज पर द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996। तो अब जो भी अगर ऐसे डिस्प्यूट हो जाते हैं एलएलपी फॉर्म में, तो वो हम कहाँ रिजॉल्व करेंगे और कैसे, किस एक्ट के थ्रू रिजॉल्व करेंगे? तो वो है आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 के अंदर। तो इसी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वही एप्लीकेबल होंगे अगर इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट आता है एलएलपी फॉर्म में। तो अब लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, इफ़ अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ एलएलपी। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी पार्टनर जो है वो एलएलपी फर्म की कंसेंट के बिना कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ सेम नेचर एज एंड कम्पीटिंग विद द एलएलपी। अगर वो अपना कोई सेम बिजनेस स्टार्ट करता है जो कि जो एग्जिस्टिंग एलएलपी फर्म है उसके कंपटीशन का है, उससे कम्पीट करने के लिए वो अपना एक अलग बिजनेस भी स्टार्ट कर देता है विदाउट द कंसेंट ऑफ existing LLP, he must account for and pay over the LLP all profits made by him in that business। तो अब उस पर्टिकुलर पार्टनर को जो जिसने भी वो एलएलपी फॉर्म साइड बाय साइड स्टार्ट करी है कंपटीशन के लिए एग्जिस्टिंग एलएलपी के, तो उस न्यू एलएलपी फॉर्म से उसको जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो उसको कंपनसेट करने पड़ेंगे एग्जिस्टिंग एलएलपी को। तो अगर ऐसा कोई पार्टनर करता है कि वो एग्जिस्टिंग एलएलपी के कंपटीशन में एक नई एलएलपी फॉर्म खोल लेता है, तो उसके बाद अगर उसे न्यू एलएलपी से कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग एलएलपी फॉर्म को। तो यही प्रोविजंस थे जो शेड्यूल 1 में प्रेजेंट हैं कि अगर यहाँ पर एब्सेंस ऑफ एलएलपी अग्रीमेंट होता है तो यहाँ पर फिर यही जो रूल्स हैं, यही प्रोविजंस जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे, ताकि हम फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट जो है वो पार्टनर्स के बीच में उसको रिजॉल्व कर पाएँ, ताकि वो डिस्प्यूट जो है वो अराइज ही ना हो। और या फिर अगर पार्टनर्स पहले ही अपने आप अपने प्रोविजंस जो हैं वो डिसाइड करना चाहते हैं तो वो ऐसा एलएलपी अग्रीमेंट के अंदर कर सकते हैं। तो आई होप अब आप ये पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन का टॉपिक जो है वो समझ गए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।